नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम केबीएस पीजीटी हिंदी से संबंधित जो 4 प्रमुख पाठ्य पुस्तकें हैं उन सभी 4 प्रमुख पाठ्य पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करेंगे, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए सशर्त तौर पर हम ये चर्चा करेंगे कि किस किस पाठ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से पाठ को आप देख करके परीक्षा से पहले जाएं, जहां से आपको थोड़ा सा लाभ पहुंच सकता है। चूँकि मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी होगी और समय बिल्कुल कम है। ऐसे में तो मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन छोटा सा एक प्रयास है। तो जो कुछ भी है इसे आप लोग देख कर जाएँ। आशा करते हैं कि एक आध प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो चलें, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। वितान भाग 1 पर आधारित संभावित प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करें वितान भाग 1 की, तो समय बहुत कम है और इतने कम समय में हम लोग केवल मौखिक रूप से जो संभावित प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हें हम लोग केवल सरसरी तौर पर देखेंगे। और हम आशा करते हैं कि आपने इन सभी पाठ्य पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा, लेकिन परीक्षा से पहले थोड़ा सा मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में 1 आध 2 नंबर यहाँ से भी देखने को मिल जाए। तो चले, तो बात करें वितान की, तो सबसे पहले वितान की तो आप विषय सूची देख लीजिए, क्योंकि विषय सूची बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से पाठ हैं। और कभी कभी तो यही आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। और देख पा रहे होंगे आप, पहला पाठ आपको दिखाई दे रहा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और इसके जो लेखक हैं कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व। तो देखिए, गा से गायिका, गा से गंधर्व, दिमाग में रखिएगा, गायिका और गा से गंधर्व, ठीक है ना। जहाँ पे बात आ जाएगी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और वहाँ पे देखिएगा कुमार गंधर्व लगा दीजिएगा। दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें तो अनुपम होती हैं। देखिए, बूंद अगर कहीं मिल जाए ना तो बूंद अनुपम होती है, और राजस्थान में बूंद मिल जाए, रजत की बूंद मिल जाए, रजत की बूंद तो अनुपम होती ही है। तो अनुपम मिश्र इसके लेखक हैं। और आलो आधारी, एक पाठ को आप देख रहे हैं, तो इसके भी लेखक आप देख पा रहे हैं बेबी हालदार हैं, ठीक है ना। तो आलो आधारी बेबी, तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, बेबी हालदार है ना। और आप करिएगा आधेरे में हालदार फॉर बेबी हालदार, ठीक है। और आगे एक पाठ आपको मिलेगा भारतीय कलाएं। यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं और कुछ है लेखकों के बारे में, 5वां पाठ है। तो यहाँ से कुछ संभावित प्रश्न मोटे मोटे आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे पास ये पुस्तक है, इस पुस्तक से मैं देख करके थोड़ा सा जो संभावित प्रश्न है उस पर चर्चा करूँगा और तेजी के साथ करते हुए चलूँगा। देखिए, पहला प्रश्न तो आपका ही बन सकता है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक, तो बिल्कुल अभी आपने पढ़ा है ना, गा से गायिका, गा से कुमार गंधर्व। विकल्प ढेर सारे देंगे, हो सकता है कुमार गंधर्व भी आ जाए, अरे बेबी हालदार भी रहें, लता मंगेशकर भी विकल्प में दे सकता है, अनुपम मिश्र भी दे सकता है, लेकिन आपका उत्तर गा से गायिका, गा से कुमार गंधर्व, बस इसी पे जाना है। दूसरा प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ से संबंधित तथ्य मेल नहीं खाता है। अब कौन सा तथ्य मेल नहीं खाएगा? तो आप अगर पाठ को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बरसों पहले की बात है, बिल्कुल सही है। लेखक बीमार था, बिल्कुल सही है। लेखक तन्मयता से संगीत सुन रहा था, बिल्कुल सही है। और लेखक बिना ध्यान के सुन रहा था, बिल्कुल गलत है। आप इस पाठ को पढ़े होंगे ना, तो उस समय देखे होंगे कि बरसों पहले की बात है, लेखक बीमार था, बीमार होकर के क्या कर रहा था, वो रेडियो से तन्मयता होकर के सुन रहा था, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है। आगे एक प्रश्न आपको यह भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ से सुमेलित है। कुछ कथन दिए जा सकते हैं और पूछ सकता है, जैसे गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। गायिका का नाम लता मंगेशकर था, बिल्कुल सही है। गायिका के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, बिल्कुल सही है। और लता जी के पूर्व कौन? बोले नूरजहां का चित्रपट में जमाना था। तो ध्यान रखिएगा, लता जी के पूर्व बिल्कुल सही है कि नूरजहां का जमाना था। तो उपयुक्त चारों विकल्प सही हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं कि गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया जाता है,
गाना का जब समाप्त हुआ तो नाम घोषित किया गया, तो नाम लता मंगेशकर था। गायिका के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर है और लता जी के पूर्व नूरजहां का तिब्बत में जमाना था। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए आगे एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन कथन सही नहीं है? जैसे लता जी के कारण जो है चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई, तो नहीं प्राप्त हुई थी, ये सही होना चाहिए। ठीक है, लता जी के गाने की जो सूक्ष्मता साधारण लोगों की समझ में आती है या साधारण लोग समझ पाते हैं, सही है। संगीत की लोकप्रियता आम प्रकार की है ना, और अभिव्यक्ति विकास लता मंगेशकर को देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जो संगीत की लोकप्रियता है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका ढेर सारा श्रेय किसको मिलता है? लता जी को मिलता है। और लता की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है? उनका गानपन है, गानपन है, ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न बन सकता है और परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता मंगेशकर के गाने में कौन सा रस प्रभावशाली था। बिल्कुल, जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो देखेंगे वहाँ पे आया था कि करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। तो ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में कौन सा रस प्रभावशाली था? तो करुण रस प्रभावशाली था। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। लेखक के अनुसार लता जी के गाने में कौन सी एक कमी थी? ध्यान रखिएगा, अगर पाठ आप पढ़े हैं ना तो आपको ये चीज़ मिली होगी कि लेखक के अनुसार लता जी के गाने में कौन सी कमी मिलती है। ऊंची पट्टी में गाना, बिल्कुल। सुलभ और लोच है ना, मधुर स्वर है, उत्तम संगीत की जानकारी। तो एक दोष ही माना जाता था ऊंची पट्टी में गाना। ऊंची पट्टी में गाना इसको दोष लोग मानते हैं, ऊंची पट्टी में गवाया जाता था इनको लेखकों द्वारा, तो एक दोष माना जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत मुख्यतः आलंबित होती है। किस पर आलंबित होती है? ये भी आपको देखने को मिला होगा जब आप पढ़ते हैं तो मिलता है कि गाने की सारी मिठास, सारी ताकत मुख्यतः आलंबित होती है। तो आपको मिलेगा विकल्प उसकी रंजकता पर मिलेगा। ठीक है ना, गाने की सारी मिठास। आगे एक प्रश्न बन सकता है कि चित्रपट संगीत पर निम्न में से कौन सा आरोप लगाया गया? बिल्कुल, कौन सा आरोप लगाया गया था चित्रपट संगीत पर? कान बिगाड़ है ना, कान बिगाड़ दिए का आरोप लगाया गया था कि मतलब चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ये आरोप लगा दिया गया था। ठीक है ना, जबकि काम उसने क्या किया था? उसने सुधारने का काम किया था। पुनरुक्ति का आरोप लगाया, सही है, उसमें पुनरुक्ति आई। तो आपका मोटी मोटी बात है कि लोगों के कान बिगाड़ दिए का आरोप उस पर लगाया गया था, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखिए, एक कथन आता है और आ भी सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आएगा कि एक ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही है ऐसे हम सबके बीच में, उसे आप सभी का घूमता फिरता आईना कह सकते हैं। वो पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो बिल्कुल भारतीय गायिकाओं में बिजोड़। जैसे आप देखिएगा, एक ऐसा कलाकार, 7 शताब्दियों की बात आ जाएगी तो तुरंत आप किसके पास पहुँचिएगा? तुरंत आप पहुँचिएगा, है ना, भारत। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। ठीक है ना, उसे आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं, कितना बड़ा है हमारा भाग्य। किस पाठ से लिया गया है? तो तुरंत आप लगाइएगा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक कौन? कुमार गांधर्व। ठीक, अब चलिए अगले पाठ पर हम लोग चलते हैं। दूसरा पाठ आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की रजत भूतें अनुपम होती है, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। एक प्रश्न आपको मिलेगा कि चेलबाजी का क्या कार्य होता है? तो चेलबाजी कौन सा काम करते हैं? अभी आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा तो पाठ में आपको मिल जाएगा कि चेलबाजी कौन सा काम करते थे। तो देखिए, रखवाली का काम तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, कृषि करेंगे नहीं, खनन काम नहीं करेंगे, बल्कि कुएं के भीतर का कार्य जो करते थे, तो कुएं के भीतर का कार्य कौन करता था? चेलबाजी करता था। बसौली का क्या संबंध है? प्रश्न बन सकता है, बसौली क्या है ना, बांस का डंडा है कि बांस का पौधा है कि छोटे, है ना, छोटी डंडी या छोटे कपड़े जैसा हथियार है? तो बसौली क्या है? एक छोटी डंडे या छोटे फावड़े जैसा हथियार है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि एक छोटा डंडी और छोटे फावड़े जैसा हथियार होता है, उसे कहते हैं बसौली। उसी से लोग खोजते हैं। गांव में कुछ लोग एक बसौली का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे हैं कि इसके लेखक का नाम पूछ सकता है कि राजस्थान के इस पाठ का लेखक का नाम तो अनुपम मिश्र है। चेजारो किससे संबंधित है? एक जीव है, एक जलीय पौधा है ना। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिकनाई करने वाले लोगों को क्या कहते थे? चेजारो कहते थे। सही विकल्प, ठीक है ना। तो क्या कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिकनाई करने वाले जो लोग थे उन्हें चेजारो कहा जाता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मरुभूमि में रेत के विस्तार और गहराई, है ना, आधा है
यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए, मरुभूमि में रेत और विस्तार की गहराई की बात आ जाएगी, मरुभूमि की बात आ जाएगी, तो आप सीधे जाइएगा कहाँ पर? राजस्थान के रजतभूत में ले जाइएगा। इसको किसने लिखा है? बिल्कुल अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। एक प्रश्न बनता है, आँच प्रथा का संबंध किससे है? तो आँच प्रथा का संबंध किससे भाई? विवाह से संबंधित है। कुएं की खोदाई करने वाले, है ना, को वर्ष भर में सम्मानित करने से संबंधित है, जन्मदिन से संबंधित है और पर्व त्योहार से संबंधित है। तो देखिए, आँच प्रथा की बात जब आ जाएगी तो आँच प्रथा आप समझ लीजिए कि कुएं को खुदाई करने वाले को वर्ष भर सम्मानित करने से संबंधित है। यानी कि जो लोग कुआं खोदते थे तो उनको आँच प्रथा की जाती थी कि नहीं, पूरे वर्ष उनको सम्मानित किया जाता था। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इतने जो प्रश्न हैं मेरे ख्याल से मोटे मोटे जो हैं, जो यहाँ से बन सकते हैं। अगला पार्ट आपका है आलो आधारी, है ना। इसके लेखक हैं बेबी हालदार। ये दिमाग में रखिएगा। तो हालदार में अभी पढ़ा आपने, अधेरा हालदार, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, इसके लेखक कौन है? तो बेबी हालदार हैं, आलो आधारी, ठीक है। चलिए, एक बन गया। दूसरा एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में कौन सा पात्र यहाँ से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आलो आधारी को जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मोटे मोटे पात्र मिलते हैं। एक सुनील हैं, एक बेबी हैं, दूसरा एक तासुस है और सुनीत है ना। तो मोटा मोटा देखेंगे ऊपर सभी हैं। तो बात रख लीजिएगा, सुनील, बेबी, तासुस और सुनीत, ये सब पात्र जो है आलो आधारी में आपको मिलेंगे। बहुत लंबा पाठ है, ठीक है ना। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास उठता है। 2 मास मुझे अपने बड़े लड़के का कोई खबर नहीं मिली। किस पाठ से लिया गया? उसके लेखक कौन है? बिल्कुल आलो आधारी पाठ, लेखक बेबी हालदार। ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक पंक्ति आ सकती है कि तासुक की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती इस तरह तो मैं कभी मेरे बाबा माँ ने मुझे नहीं समझा। किस पाठ से लिया गया है? तो बिल्कुल दिमाग में आप रखेंगे। तो कहाँ से? राजस्थान के रजतभूत से लिया गया है। लेखक इसे कौन है? बेबी हालदार है, ठीक है। एक शब्द इसी पाठ में आया, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द पूछ सकता है कि क्या हो सकता है? निकृष्ट हो सकता है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब अंत में देखेंगे कि आलो आधारी जो पाठ है, इस पाठ का अनुवाद किसी के द्वारा किया गया है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलो आधारी पाठ का अनुवाद किसने किया है ना। किसने किया है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस पाठ का जो अनुवाद है वो प्रबोध कुमार ने किया है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, किसने किया है? प्रबोध कुमार किया है। तो आलो आधारी पाठ का अनुवाद जो है प्रबोध कुमार जी ने किया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला पाठ आपको मिलता है कौन? चित्रकला वाला। और देखिए, चित्रकला भारतीय यानी कि भारतीय कलाएं, तो भारतीय कलाओं में मोटे मोटे कुछ प्रश्न आपके बने हैं, उन प्रश्नों को ध्यान देना होगा। प्रश्न यहाँ से 1-2 आ सकते हैं, है ना। चित्रकला का संबंध क्या है? मोटी मोटी बातें आ जाती हैं कि जो चित्रकला है वो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में का अंग है चित्रकला। ये सही बात है, बिल्कुल। सबसे प्राचीन चित्रों का नमूना, है ना, चित्रकला से मिलता है। अभिव्यक्ति का माध्यम पहले चित्रकला ही थी। ये गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ऐसी मोटी मोटी बातें दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि ये चारों सही है। चित्रकारी प्राचीन काल से चली आ रही है और हमारे जीवन का अंग था, सही है। सबसे प्राचीन चित्रों का नमूना शैली में मिलता है, चित्र शैली मिलता है। चित्रों को नमूना शैली मिलते हैं चित्र शैली में। अभिव्यक्ति का माध्यम पहले यही था और ये गुफाओं पर भी मिलते हैं, सभी सही है, ठीक है। अब देखिए, मिलाने के लिए आ सकता है कि महाराष्ट्रीय शैली की बात करें तो आप जब देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो महाराष्ट्रीय शैली जो है बरली शैली में लिखा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर है। किवाड़ की चित्रकारी राजस्थान से संबंधित है। और पटचित्र देखेंगे तो उड़ीसा से संबंधित है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उड़ीसा के पटचित्र पे किस कवि को उकेरा गया है? तो किस कवि को उकेरा गया? तो आप दिमाग में रखेंगे, कवि जयदेव की जो गीत गोविंद है उसको उकेरा गया है। उड़ीसा का पटचित्र पर कवि किसके? जयदेव के गीत गोविंद को उकेरा गया। आप कह रहे मिथिला की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी। माँ से मिथिला, माँ से मधुबनी। कहाँ? मिथिला की प्रसिद्ध जो है क्या है? बिल्कुल चित्रकला है, ठीक है ना। अस्थायी कलाओं में काफ़ी प्रचलित कलाएँ हैं। देखिए, बात करेंगे अस्थाई में, जैसे कोहबर है, एपड़ है, अल्पना, इसे रंगोली कहते हैं। तो ये सब जो है अस्थायी कलाएँ प्रचलित थीं, ठीक है ना। अब एक मिलाने वाला आ सकता है। उत्तराखंड में एपड़ चलता है,
राजस्थान पे मांडव है, गुजरात में सत्या है, महाराष्ट्र में क्या है, रंगोली है, बिहार में अरिया है और उत्तर प्रदेश में चौक पूरन है। चौक पूरते हैं ना, शादी विवाह में देखे होंगे चौक पूरन। हिमाचल प्रदेश में कोलम है। ठीक है ना। आगे है जो क्षत्रिय नृत्य है, किस प्रदेश से संबंधित है ना, तो इसको भी दिमाग में रखना होगा कि क्षत्रिय नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। असम से संबंधित है, ध्यान में रख लीजिएगा। कहाँ संबंधित है? असम है। तो देखे होंगे ना कि कोई क्या होता रहता है, बताए कि जो क्षत्रिय नृत्य होता है बड़ा अवेशम होता है, अवेशम फॉर असम होता है, क्षत्रिय नृत्य असम से संबंधित है। अब निम्नलिखित में कुछ बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। पंजाब का नृत्य गिद्दा है, राजस्थान का घूमर है, गुजरात का गरबी है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो कम से कम ये प्रश्न गलत ना हो और एक प्रश्न आप कर करके आए। तो मोटा माटा यही था। एक देखिए और है बांस नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो बांस नृत्य मिजोरम से संबंधित है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में बैठा लीजिएगा। आशा करते हैं कि एक आध प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। चूँकि टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी समय का अभाव है, फिर भी मेरे द्वारा समय निकाल करके आपके लिए थोड़ा सा प्रयास किया गया। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा लाभ पहुँचाएगा। अब आगे वितान भाग 2 की विषय सूची को हम लोग देखेंगे और यहाँ से भी कुछ संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, उन्हें भी हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले तो विषय सूची देख लीजिए। विषय सूची में आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर बेडिंग, मनोहर श्याम जोशी। तो सिल्वर बेडिंग जान ही रहे हैं, जब 25 वर्ष हो जाता है शादी के तो उसे सिल्वर बेडिंग कहते हैं। तो सिल्वर बेडिंग मनोहर है ना। और देखिए सिल्वर होती है और सिल्वर बेडिंग बहुत बड़ी मनोहर होती है, बस दिमाग में रख दीजिएगा। सिल्वर बेडिंग मनोहर पर मनोहर श्याम जोशी। दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हैं, जूझ है आनंद यादव। जूझ आनंद यादव। भैया देखिए अगर जूझोगे और जूझ गए, संघर्ष कर लेंगे तो बाद में आपको आनंद ही आएगा। ठीक है ना। अतीत में दबे पाँव की बात करें तो ओम थानवी। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी। ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। और डायरी के पन्ने, भैया डायरी के पन्ने हैं तो एन फ्रैंक। अपनी डायरी का पन्ना जो होता है बड़ा फ्रैंक होता है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब एक एक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और किताब मेरे पास है तो उस किताब से देखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बात करें पहले पार्ट से, सिल्वर बेडिंग से। तो सिल्वर बेडिंग से आपको मिल सकता है किसके लेखक, सिल्वर बेडिंग मनोहर होती है, मनोहर श्याम जोशी का है। ठीक है ना। प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि जब सेशन ऑफिसर वाईडी यानी कि यशोधर पंत, ठीक है ना, आखिरी फाइल मेज पर रखे थे तो उस पर कैश कलर का फीता बांधे थे, तो बिल्कुल लाल कलर का फीता बांधे थे, ध्यान में रख लीजिएगा। उस समय जो दीवार की घड़ी थी उस पर कितना बजा था, तो देखिए दीवार की जो घड़ी थी उस पर 5:25 हो रहा था और इनकी कलाई में जो घड़ी थी उस पर 5:30 हो रहे थे, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और बात यहाँ पे किया जाए कि मोटी मोटी बातें, तो यशोधर यानी कि वाईडी पंत, तो पंत जी की सहायता किसने किया था, ठीक है ना, बचपन में। तो ध्यान में रख लीजिएगा जब यहाँ पे आए थे तो उस समय इनको किशोरानंद, जिन्हें किसंदा पाणे के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, उन्होंने इनकी बड़ी सहायता की थी, अपने कमरे में रखा था, सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और उन्हीं की परंपरा का निर्वहन कौन करता था, यशोधर पंत करते थे। किसका, तो वही आप कर लीजिएगा किशोरानंद यानी कि किसंदा। ठीक है। अब देखिए जब ये ढेर सारी बातें आती हैं तो एक किसने मजा लिया था, इनका उपहास उड़ाया था कि यशोधर पंत जी का, तो एक छोरा था। कौन छोरा था, इसका नाम था चड्ढे ने इनका थोड़ा सा मजा लिया था, धिष्टा दिखाई थी और उसने कहा था मिनट टू मिनट घड़ी करेक्ट चलती है। ठीक है ना। और ये चड्ढा जी को कुछ दृष्टि जो पंत जी की जो कलाई पर थी तो उसने इस प्रकार से विरोध प्रकट किया था, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में थोड़ा सा रखने योग्य बातें हैं। अब चड्ढा जी ने जोर से कहा था कि बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए हैं, मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बातें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे जब आप चलेंगे तो ख़ास तौर से पात्रों को तो देख ही लीजिएगा,
और अंत में क्या होता है, देखिए ढेर सारे इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, समहाउ, है ना, एनी रेट, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे एक चीज़ प्रश्न बनता है कि किसनदा के संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। किसनदा के संबंध में विशेषता नहीं है, तो किसनदा के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि बचपन में यहाँ पे आए थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, अपने कमरे में जो नए बच्चे आते थे उनको शिफ्ट कर लेते थे। तो ढेर सारी बातें देख लीजिएगा। अंत में शादी नहीं करते हैं, रिटायर जब हो जाते हैं तो गाँव में जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब उनका समय थोड़ा सा खराब आता है तो सभी लोगों ने अपने यहाँ से रखने से उनको मना कर दिया था, क्योंकि सबकी शादी हो गई थी, सबकी फैमिली साथ रह रही थी, तो किसी ने भी उन्हें अपने साथ नहीं रखा। जबकि सबको शुरुआत में जब लोग आते थे, ऑफिस आते थे, तो उनको अपने कमरे में वो रखते थे। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है, चलिए इसे देखिएगा। आगे थोड़ा सा जब आप चलेंगे तो अंत में देखते हैं कि जो बच्चे हैं अपने पिताजी के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिल्वर बेडिंग रखते हैं। और इनका ख्याल देखिए, बाबू सुधर वही है जो कभी क्या करते थे कि सबके विरोध में रहते थे कि फ्रिज टीवी इसका क्या काम है। लेकिन बाद में जब देखा कि फ्रिज या टीवी से क्या हो जा रहा है, साधारण व्यक्ति फ्रिज का पानी पी करके अपने को क्या कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो इन्होंने एक चीज़ फील किया कि इससे जो है लोगों को वो हद का पता चलता है, लोगों का समाज में एक ऊंचा स्थान होता है, लोग अमीर समझे जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ी सी तसल्ली यहाँ से मिलती है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हैं, जूझ है ना, और इसके लेखक हैं आनंद यादव। तो देखिए इसमें मोटी मोटी बातें यही आती हैं कि पढ़ने के लिए जो इनको स्कूल जाना होता है, तो इनके जो दादा हैं इनको स्कूल नहीं जाने देते हैं, घर पर काम करवाते हैं, है ना। तो बिछोड़ा अड़ा की तरह काम, इस तरह की ढेर सारी बातें आती हैं। अंत में स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चे इनको परेशान करते हैं, फिर धीरे धीरे इनका मन लगने लगता है तो पढ़ाई करते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। तो यहाँ से इनके स्कूली जीवन से संबंधित देख लीजिएगा, और इनके पारिवारिक जीवन से संबंधित ढेर सारी बातें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। एक देखिएगा रणनवरे मास्टर भी थे, है ना, कक्षा में आते थे। ठीक है ना, तो इनसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, कि कौन सा मास्टर कौन सी विषय पढ़ाता था, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। और इस पाठ का भी अनुवाद किसने किया है, तो केशव प्रसाद प्रथम वीर ने किया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। अनुवादक हैं केशव प्रसाद प्रथम वीर हैं। ठीक है ना। बच्चा जब क्या करते थे, है ना, जब जाता था जानवरों को चारा भैंसा चराने, तो उसकी पीठ पर ही लिखा करता था। ये सब बातें ध्यान में रख लीजिएगा। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें अतीत की ढेर सारी बातें कही गई हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को लेकर के बातें कही गई हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मोहनजोदड़ो एक गली दिखाया गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, शहर हैं। तो मतलब इसमें तो भाई ढेर सारे डाटा है, उस डेटा को आप देख लीजिएगा और उसको याद करने का भी प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला है डायरी के पन्ने। तो डायरी के पन्ने बिल्कुल फ्रैंक होते हैं और उसको फ्रैंक शब्दों में लिखना भी चाहिए। इसे भी आप लोग देखते समय जब परीक्षा से पहले देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ढेर सारे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चूँकि ये जो 4 लेखक आप देख पा रहे हैं, इन लेखकों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हम बात करें मनोहर श्याम जोशी की, तो मनोहर श्याम जोशी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं, है ना, कि मनोहर क्या है, बताइए सर। मनोहर तो वही है, क्या है, सिल्वर बेडिंग मनोहर होती है। 1935 में इनका जन्म होता है, कुमाऊं में होता है। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, टेलीविजन धारावाहिक के लेखक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान से स्नातक इन्होंने किया था। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक रहे हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी संस्थापक के रूप में कार्य किया है। तो इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा। इनकी कुछ अन्य रचनाएँ भी हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, है ना। कुरु कुरु स्वाहा होगा तो भैया मनोहर होगा। कसप है तो बिल्कुल मनोहर होगा। हरिया मनोहर होता है। हरक्लूज की हैरानी मनोहर होगी। हमजाद भी है, ख्वाब भी है। ठीक है ना, इसे देखिएगा। और एक दुर्लभ व्यक्ति कैसे है, ये इनका एक कहानी संग्रह है। कैसे सागो कहानी है। मंदिर घाट की पकौड़ियाँ भी इनकी कहानी है। टाटा प्रोफेसर मनोहर होते हैं। कोई व्यक्ति है डर प्रोफेसर से टाटा करता है तो बड़ा मनोहर लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नेताजी कहीं मनोहर है। और इस देश के यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना, एक व्यंग्य संग्रह है। तो ये भी है। बातों बातों में 21वीं सदी और 21वीं सदी, लखनऊ मेरा लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी का है ना। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण इन्होंने लिखा है।
हम लोग टेलीविज़न के लिए इन्होंने धारावाहिक लिखी थी। बुनियाद लिखा था। मुगरी लाल के हसीन सपने टेलीविज़न पर जो धारावाहिक आता था वो भी बिल्कुल मनोहर श्याम जोशी जी ने द्वारा ही लिखा गया है। और वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उसके 1 साल बाद यानी कि 2006 में इनका निधन हो जाता है दिल्ली में रहते हुए। ठीक है। आनंद जी के बारे में भी, तो आनंद जी की बात करें तो इनका भी जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है, कागल कोल्हापुरी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूरा नाम आनंद रतन यादव था। पाठकों के बीच में आनंद यादव के नाम से परिचित थे। मराठी एवं संस्कृत साहित्य से स्नातक किया था और बहुत समय तक ये पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत थे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी थी। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचना, निबंध आदि भी ढेर सारी विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको भी मिला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ओम थनवी जी का जन्म जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। दीक्षा बीकानेर से हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यवसायिक प्रशासनिक में इन्होंने एमए किया था। स्टडी गिल्ड्स ऑफ इंडिया के महासचिव थे। तो 1980 से 1989 तक लगभग 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे, है ना। इतवारी पत्रिका का संपादन इन्होंने भी किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो मोटी मोटी बातें इनसे भी संबंधित पूछी जा सकती हैं। अब अगला पार्ट है, आप देख पा रहे हैं डायरी के पन्ने। तो डायरी के पन्ने तो भैया बड़ी महत्वपूर्ण है। फ्रैंक है, इसके लेखक है, बात करें तो एन फ्रैंक हैं। और एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। मृत नाजियों में जो यातनागृह है 1945 फरवरी के या मार्च महीने में हुआ था। तो एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है और मूलतः यह डच भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना, डच भाषा में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 47 में प्रकाशित किया था। अंग्रेजी में फिर ये द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स शीर्षक 1952 में प्रकाशित किया गया और तब से इसके संपादित और असंपादित समालोचना विस्तृत अनेक तरह के संस्मरण आ चुके हैं। तो इस पर फिल्म बनी है, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का भी निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में जरूर रहती है। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ से एक आधे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते। अब अगली पाठ्य पुस्तक KBS PGT हिंदी में लगी हुई है, आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2। तो आरोह भाग 1 के अंतर्गत जो पाठ की सूची है उसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न तो इसी से बन जाता है और इसको देखते हुए चलिए। बात करते हैं प्रेमचंद का, तो नमक का दरोगा, दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। प्रेमचंद का नमक का दरोगा। नमक का दरोगा 1913 में कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलता है आपको 14। तो दिमाग में रख लीजिएगा, नमक का दरोगा 14 में। किसड़ा सोबती की बात करें तो मियाँ नसरुद्दीन, किसड़ा मियाँ नसरुद्दीन। सत्यजीत राय की बात करें तो सत्यजीत राय आपो के साथ 2.5 साल, दिमाग में रख लीजिएगा। बाल मुकुंद बासे विदाई के संभाषण, बाल मुकुंद विदाई के संभाषण, ठीक है ना। शेखर जोशी द्वारा लिखा गया गलता लोहा, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर व्यक्ति के अंदर जोश है तो जोश क्या कर देता है, लोहा को गला देता है, जोश में लोहा भी गल जाता है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है कृष्णनाथ। बात करें कृष्णनाथ का तो स्फीत में बारिश। कृष्णनाथ ने क्या कराया, स्मित में बारिश करा दिया। मन्नू भंडारी रजनी, दिमाग में रख लीजिएगा। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिमाग में रख लीजिएगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत माता। सैयद हैदर रजा की बात करें तो आत्मा का ताप, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। काव्य खंड में आप देख पा रहे हैं कबीर का हम तो एक करी जाना, असंतो देखन जग पुराना, दूसरी शक। मीरा भाई आपको मिलेंगी, मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अपत गुरु बाध मीरा नाचे, ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। राम नरेश जी की बात करें तो इनका पथिक मिलेगा। सुमित्रानंद पंत की हुई आंखें मिलेंगी। भवानी प्रसाद मिश्र के घर की याद और त्रिलोचन के चंपा के काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो उसको लोचन चाहिए, लोचन मिल जाएगा तो काला अक्षर चिन्हने लगेगी। दुष्यंत का गजल। अक्क महादेवी की बात करें तो हे भूख मत मचल। और दूसरा है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक और निर्मला पुतुल कहा जाएगा, आओ मिलकर बचाए। तो इन सब चीज़ों को जो मतलब मोटी मोटी बातें हैं, पाठ की विषय सूची है, सब लोग ध्यान से देख के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मोटी मोटी बात की जाए तो प्रेमचंद को तो आप लोग बिल्कुल विस्तृत रूप से देखिएगा,
यहाँ से प्रश्न आने हैं। शेखर जोशी का गलता लोहा, यहाँ से भी प्रश्न आपको बिल्कुल मिलना है। कृष्ण चंद्र का जो जामुन का पेड़ है, यहाँ से प्रश्न मिलना है। तो इनको देखते हुए चलें। और काव्य में तो बिल्कुल आप थोड़े से जो भी हैं बिल्कुल पैनी दृष्टि बनाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न आना है। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए आपको परीक्षा में बैठना है और अपनी तैयारी को एक बार फिर से परखते हुए चलना है। ये देख लीजिएगा। अब आगे देखिए आरोह भाग 2 में यह सूची कुछ इस प्रकार से है। इसमें पहला पार्ट है महादेव वर्मा का भक्तिन। तो देखिए भक्तिन किसकी, बोले देवी की, तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, देवी की भक्तिन यानी कि महादेव वर्मा का भक्तिन। जयनंद कुमार का बाजार दर्शन, दर्जन का दर्शन कौन करता है, बोले कुमार करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, तो धर्मवीर भारती क्या करते हैं, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे ऐसे कहते हैं। और फाड़ेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पहलवान की ढोलक फाड़ेश्वर नाथ रेणु, ये दिमाग में रखिएगा। और आगे है विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो चार्ली चैपलिन की बात जहाँ पे आ जाएगी तो नखरे दिखाते हैं, खरे होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं रजिया सज्जाद जहीर, नमक तो जाहिर हो जाता है, नमक कम पड़े या ज़्यादा पड़े तो जाहिर हो जाता है, जाहिर पर, है ना। हजार प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, तो शिरीष के फूल भैया 1000 है, 1000 पर हजारी द्विवेदी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो इस पाठ से भी प्रश्न बन सकते हैं। लेखक है ना अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जात प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो बाबा श्रम विभाजन जात प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, इसे दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ कविता है, काव्यखंड है। तो काव्यखंड में हरिवंश राय बच्चन का क्या है, आत्मपरिचय और एक गीत है। तो आत्मपरिचय बच्चे क्या करते हैं, आत्मपरिचय देते हैं और एक गीत के माध्यम से देते हैं। आलोक धनवा का पतंग कहाँ, बोले पतंग तो आलोक में उड़ती है, दूसरे लोक में उड़ती है। ठीक है। कुंवर नारायण की बात करें तो कुंवर नारायण की बात करें कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, है ना, कासे कुंवर कासे कविता के बहाने। और कुंवर क्या करता है, बात सीधी है पर सीधी नहीं करता है। ठीक है। रघुवीर सहाय की बात करें तो रघुवीर सहाय क्या करते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज की सहायता कौन करेंगे, बोले रघुवीर करेंगे। आप कैमरे को कमरा भी कर सकते हो। ठीक है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्ति का बोध कोई व्यक्ति पा जाता है तो शायद स्वीकार कर लेता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है शमशेर शेर बहादुर क्या करता है, उषा में उठता है, उषा में सुबह उठ जाता है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग बिल्कुल निराला होता है, इसे दिमाग में रखिएगा। और तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है फिराक में क्या करते हैं, फिराक में व्यक्ति रुबाइयाँ और गज़ल गाता है, यानी कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल है। ठीक है ना। उमाशंकर जोशी जी की बात करें तो छोटा मेरा खेत और बकलों के पंख, इनके द्वारा 2 शीर्षक से लिखे गए हैं। तो इन सबको तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा और एक एक प्रश्न को थोड़ा सा डीपली देखते हुए जाइएगा, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करिएगा। तो आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा लाभ जरूर पहुंचाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय, बेस्ट ऑफ लक।